Hello students, welcome to the destination classes. So today I'm going to teach you very important concept that is Joule's law of heating. तो बच्चों चलो समझते हैं कि क्या होता है. Let's discuss what is Joule's law of heating. Students, मैं एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. से दिस इज अ बल्ब और यहाँ एक करंट फ्लो हो रहा है, राइट? और ये बच्चों आपका क्या है? पोटेंशियल. अब पोटेंशियल से क्या होता है बच्चों कि यहाँ से जैसे आप जो पोटेंशियल होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, चार्ज की मूवमेंट होती है. और जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो ये कंडक्टर है जिसकी वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट भी कंडक्ट होगा. जब करंट कंडक्ट होगा तो ऑब्वियसली ये बल्ब जो है आपका, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ये आपका ग्लो करेगा. क्या करेगा? ये आपका ग्लो करेगा. नाउ ये हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो करंट को कंडक्ट करता है, जिसमें से चार्ज का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर होता है बच्चों, उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसमें एक पैरामीटर होता है रेजिस्टेंस, जो आपने ओम्स लॉ में बहुत अच्छे से स्टडी किया था, राइट? अब रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो करंट के फ्लो को होता है वो उसको रोकता है, ठीक है? जैसे कि मान लो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल लिया है, इस मान लो मैंने यहाँ पे एक फैन का एग्जांपल ले लिया. यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक फैन. मेरी ड्राइंग बड़ी खतरनाक है तो डोंट लाफ, ओके? ये फैन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैन है, ठीक है? तो बच्चा हुआ क्या, जैसे यहाँ से हमने ये पोटेंशियल ने चार्ज का फ्लो किया, यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट हुआ, वो जो चार्ज का फ्लो है वो सारी की सारी जो है एक उसका एक पार्ट जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है यहाँ पे जो जनरेट हो रही है उसका एक पार्ट कहाँ पे यूज हो गया? इसको मूव करने में, यानी कि इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जो कि यहाँ पे क्या फैन, इस फैन को मूव करने में उसका एक पार्ट यूज हो गया. लेकिन उसका एक पार्ट जो है उस रेजिस्टेंस, मैंने कहा कोई भी कंडक्टर, देयर इज नो कंडक्टर विच इज फ्री रेजिस्टेंस, देयर इज नो कंडक्टर इन विच देयर इज नो रेजिस्टेंस. कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं विच इज फ्री ऑफ रेजिस्टेंस. कोई भी कंडक्टर होगा उसमें कम या ज्यादा बच्चों रेजिस्टेंस होता ही होता है. तो होता क्या है कि इसी एनर्जी का एक पार्ट जो होता है, जो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है. तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो एनर्जी यूज हो जाती है, उसी की वजह से जो है बच्चों आपका हीट जनरेट होता है. एनर्जी, आप इसको ऐसे समझो, एनर्जी विच इज यूटिलाइज टू ओवरकम the resistance of conductor by charge or electron called as heat energy. इसी को बच्चों क्या कहते हैं? हीट एनर्जी. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का. आप अपने फोन का चार्जर लगाते हो, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि वो गर्म हो जाता है. हीट एनर्जी. कोई भी आप अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हो, चाहे वो आपका एलईडी है या फिर आपका एसी है, कुछ भी है, थोड़े टाइम के बाद जब आप उसको टच करते हो तो वो क्या होता है? उसमें एक हीट एनर्जी जनरेट होती है. उसका रीजन क्या होता है? वो यही होता है, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं बच्चों, जितने भी कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस होती है. और जब करंट का फ्लो, जब चार्जेस का फ्लो होता है, तो जब रेजिस्टेंस और चार्जेस को जब रेजिस्ट करता है, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, उसी एनर्जी को बच्चों हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी. क्या कहते हैं हम? हीट एनर्जी. चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों. से यहाँ पे मैंने एक एमीटर को लगा दिया और इस फैन की जगह मैंने डायरेक्टली एक रेजिस्टर ही लगा दिया. डायरेक्टली क्या लगा दिया? मैंने एक रेजिस्टेंस, ठीक है? और यहाँ पे मैंने पैरेलल में, मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में होता है और एमीटर क्या होता है? सीरीज में होता है. अब बच्चों बिल्कुल ही अब तो एग्जैक्टली इसमें एक रेजिस्टेंस कोई लगाया हुआ है, कोई अप्लायंसेस नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेवल पर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो लेवल ऑफ एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा होगा. इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. आयरन एक रेजिस्टर होता है. वहाँ पे आपको किसी फैन को तो मूव करना नहीं है. आपका हीटर भी क्या होता है? उसमें कॉइल होती है जो प्रॉपरली आपकी निक्रोम वायर की बनी होती है. जो आपका हीटर होता है उसमें बच्चों कॉइल होती है जो आपकी नाइक्रोम वायर की होती है,
जिसकी जो कि एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होती है विच हैज वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा क्या होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। विच हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसके अलावा इसमें बच्चों एक कॉइल होती है इस तरह से, जिसकी वजह से भी रेजिस्टेंस जो होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हाई रहती है। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, नाइक्रोम वायर एक एलॉय कह सकते हो आप, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये जो एलॉय होता है इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसका मतलब उसको ओवरकम करने में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। इसलिए अगर आप हीटर की बात करते हो उसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। आपका टोस्टर है, आयरन है, वो सारे के सारे इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होता है कि बेसिकली उसमें एक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इनमें हाई होती है, क्योंकि एलॉय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एलॉय के। और एलॉय की जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। किसी भी कंडक्टर में अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस रहेगी तो जो भी एनर्जी वहाँ पे सप्लाई होगी वो उसको ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या जनरेट होगी, हीट एनर्जी। अगर आप टोस्टर की बात करते हो या आपका आयरन की बात करते हो, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यही होता है आपका जूस लॉ ऑफ हीटिंग। अब मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ आपको बच्चों। वी नो दैट हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V जो कि क्या होता है, पोटेंशियल, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट इज आप ऐसे भी कह सकते हो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो कैन आई से दैट W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो बच्चों W किसके इक्वल होता है, V इंटू Q, ठीक है। नाउ जो पावर होती है हमारी वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। अच्छा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, पावर हो गया आपका P, मैं यहाँ थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू वर्क डन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, V इंटू क्यू। और टाइम क्या हो गया बच्चों आपका T, क्या हो गया V इंटू क्यू, टाइम क्या हो गया आपका T, ठीक है। ये हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कैन आई राइट इट एज P इज इक्वल टू V इंटू आई। वाई, बिकॉज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो एक फॉर्मूला तो पावर का आपका ये ड्राइव हो गया, दैट इज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। नाउ बाय ओम्स लॉ, V किसके इक्वल होता है बच्चों, आई आर। तो कह रहे हैं दैट P इज इक्वल टू आई आर आई, विच इम्प्लाइज P इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर, राइट। अब अगर आप यहां से देखो बच्चों तो एनर्जी किसके इक्वल है, कहना से दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। नाउ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की जो वैल्यू है आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, वी आई टी। एनर्जी होगी बच्चों आपके हीट एनर्जी, जो एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे वो किसकी हो रही है, हीट एनर्जी। तो एक फॉर्मूला तो हीट एनर्जी का हो गया वी आई टी, से इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, राइट। बल्कि आप इसको इक्वेशन 3 कहो, और ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द P इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर, which also implies that heat energy is equal to, बच्चों पावर की जगह क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ जूस लॉ ऑफ हीटिंग। यही बच्चों आपका जूस लॉ ऑफ हीटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। मैंने इसकी प्रॉपर इक्वेशन आपको अभी ड्राइव करके बताई है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कोई भी कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टर होता है।
लेकिन कंडक्टर पूरा रेजिस्टेंस में ही कन्वर्ट हो, किसी अप्लायंसेस के साथ कनेक्टेड ना हो, जैसे कि ये वाला केस था, तो उस केस में जो भी एनर्जी होती है बच्चों, वो सारी की सारी उसको रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस होती है उसको ओवरकम करने में यूज़ हो जाती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मैंने बताया आपको आयरन, टोस्टर, हीटर, जितने भी जो आपके अप्लायंसेस होते हैं वो सारे के सारे इसी लॉ पर बेस्ड होते हैं कि ये इनमें प्रॉपरली हाई रेजिस्टेंस होती है। ये जिन चीज़ों के बने होते हैं, अलॉयज़ के बने होते हैं, अलॉयज़ की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उनको ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वही एनर्जी वहाँ पे क्या क्रिएट करती है, हीट जनरेट करती है। मैथमेटिकली मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो बच्चों W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। पावर इज इक्वल टू वर्क इंटू एनर्जी बाय टाइम। फ्रॉम इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू V फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी बच्चों। तो आपने कहा पावर, ये पावर है आपका, पावर को मैंने यहाँ पे लिखा P इज इक्वल टू व्हाट, V की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, पावर इज इक्वल टू वर्क, वर्क की जगह क्या आ जाएगा, V इंटू Q। तो ये जो आपने वर्क डन लिखा हुआ है इसकी जगह आपने क्या लिखा, V इंटू Q। तो V इंटू Q अपॉन में टाइम, तो अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, T। Q बाई टी आपने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q बाई टी की जगह I हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला हो गया बाय ओम्स, तो वी ऑलरेडी स्टडीड दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो इस V की जगह बच्चों अगर हम आई आर को पुट करोगे तो V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, यानी कि पावर का एक और फॉर्मूला जनरेट होगा जो सारा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आपका I स्क्वायर आर। नाउ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला पावर, फर्स्ट फॉर्मूला इज V इंटू आई, तो V आई टी, जिसको मैं एनर्जी कह रहा हूँ एक्चुअली वो हीट एनर्जी है। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज I स्क्वायर आर। तो अगर मैं I स्क्वायर आर को यहाँ V की जगह पुट करता हूँ तो वी आर गोइंग टू हैव, अगर मैं इस I स्क्वायर आर को इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो I स्क्वायर आर इंटू टी। तो बेसिकली ये फिफ्थ इक्वेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ जूस लॉ ऑफ हीटिंग which says that heat energy is directly proportional to the square of current and directly proportional to the resistance और directly proportional to the time। आपको पता जितनी ज़्यादा देर तक हम अप्लायंसेस को चलाते हैं उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या जनरेट होती है, हीट एनर्जी। तो दैट इज बच्चों Joule's law of heating। I hope the concept is clear to you। Now pause the video and note it down। This is very important concept, one of the most important concept which you can expect in your board exams। Now pause the video and note it down। Now friends, our next concept is what is the application of heating effect of electric current। हमने अभी ये पढ़ा कि जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। मैंने कहा उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैं आपको थ्योरेटिकली अभी वो भी लिखवा दूंगा कि उसको किस तरह से आपने एग्जाम्स में एक्सप्लेन या लिख के आना है। लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने स्टडी किया, उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इसका यूज़ क्या होता है, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। देखो बच्चों, कुछ ऐसे डिवाइस होता है जिसमें हमें सिर्फ हीट की जरूरत होती है, हम चाहते हैं कि वहाँ से हीट जनरेट हो। हीटिंग इज डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब हम खुद चाहते हैं कि वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो। इन डिवाइसेस लाइक, वो कौन कौन से डिवाइस होते हैं, लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो यहाँ पे हम जूस लॉ ऑफ हीटिंग का कंसेप्ट यूज किया जाता है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस रखी जाती है कंडक्टर में। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो भी हीट, जो एनर्जी होती है, वो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस को ओवरकम में यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चों अप्लायंसेस होते हैं जो हम नहीं चाहते कि वहाँ से हीट जनरेट हो, लेकिन फिर भी होती है। जैसे कि हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एटसेट्रा। कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें गर्म होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा कंप्यूटर, मोबाइल तो हैंग होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम अनडिजायरेबल है हमारे लिए, हम नहीं चाहते। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मूव करने में या उसको चलाने में यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन एक पार्ट जो एनर्जी का होता है वो जो भी उसकी रेजिस्टेंस होती है। मैंने कहा कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, बहुत कम होगी या थोड़ी बहुत होगी, लेकिन होगी। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम में जब आप ओवरकम करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, तो वहाँ पे हीट तो जनरेट होगी ही होगी। नाउ आगे चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें थिन वायर होती है, जो इसको बच्चों फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ग्लो करती है, क्या कहते हैं हम उसको, फिलामेंट। तो बच्चों जो फिलामेंट होता है वो थिन वायर जो होती है, जो ग्लो करते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है। एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड रहता है कि वो किस चीज़ का बना होता है बच्चों, टंगस्टन का। और वो ग्लो करता है
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बच्चों, टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है हैव हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, लेकिन फिर भी ये ब्रेक नहीं होता। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आगे कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जो भी बच्चे यहाँ पे एनर्जी होते हैं कंज्यूम्ड इन हीटिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो ये इसी पार्ट में, ये इसी चीज़ का हिस्सा है आपका, ये इसी का एक पार्ट है। क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी वहाँ पे जो ज़्यादातर एनर्जी है वो किस में जनरेट होगी? हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट, और कुछ एनर्जी का जो पार्ट होता है उस बल्ब को ग्लो करने में यूज होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट एंड इन स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा आगे है बल्ब जो होता है इसमें कौन सी गैसेज होती है? अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है आपका। जो बच्चों ये बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इनमें नॉन रिएक्टिव गैसेज होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, और वो कौन सी गैसेज होती है? नाइट्रोजन और आर्गन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये जो कंसेप्ट आप आगे एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? आजकल बच्चों एमसीवी होते हैं, जैसे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 या 4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन जो पीछे से पोटेंशियल जो आती है, वोल्टेज आती है, उसकी सप्लाई होती है 220 वोल्ट, वो फिक्स होती है। तो जितना वोल्टेज एट ए टाइम आप यूज़ कर सकते हैं आपके अप्लायंसेज, समटाइम्स क्या करते हैं हम उससे ज़्यादा हम अप्लायंसेज को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने घर के सारे एसी यूज़ कर आपने ऑन कर दिए, आपने घर पे आप आयरन भी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिटी की डिमांड हो रही है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट, उसकी वजह से क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, और जो आपके सर्किट होते हैं वो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने की वजह से, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट होने की वजह से जो आपका सर्किट है वो ब्रेक कर जाता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये उसको ब्रेक कर देता है। अगर ये ब्रेक ना करे तो जब हम इतना ज़्यादा एक्सेसिव करंट को ड्रॉ करेगा हमारा सर्किट, तो उसमें आग भी लग सकती है, जिससे हमारा पूरा सर्किट जो होता है वो पूरा एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो होता क्या है कि इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट, जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, एंड अप्लायंसेस को, बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो एक्सेसिव करंट आ रहा होता है जिसकी वजह से वो ओवर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, ये उसको स्टॉप कर देता है। विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? लो होता है। इट इज लाइक वायर, ये वायर की तरह होता है, जो किसका बना होता है? या तो मेटल्स का बना होता है या एलॉयस, ALLOYS, या एलॉयस का बना होता है। जैसे कि एग्जांपल टीन का होगा या कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा। तो आई होप इलेक्ट्रिक व्यूज क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज, मैं ऑलरेडी आपको मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशंस वगैरह करवा चुका हूँ, थ्योरेटिकली आपको उसको कैसे लिखना है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, मैंने कहा था कि अगर हम एक कंडक्टर में सिर्फ रेजिस्टेंस को ही लगाते हैं, कोई फैन नहीं, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं, दैट इज प्योरली रेजिस्टिव, तो वहां पे सिर्फ हीट एनर्जी जनरेट होगी। द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जो भी एनर्जी होगी वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की इक्वेशन क्या होती है, आपको याद होगा मैंने बताया था। फिफ्थ इक्वेशन जो मैंने डिराइव की थी, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दैट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों उसको लिख के कैसे, यानी थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, अब इसी को आप कैसे लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो बच्चों I स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर की करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। तो इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, जो मैं आपको मैथमेटिकली सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पावर भी मैंने आपको बताया था बच्चों की पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम।
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। वही उसकी क्या होती है, पावर होती है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि एक टीवी जो है उसकी जो एनर्जी लेवल है, उसमें जो एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है वो 10,000 जूल है। और अगर आप उसको अगर आप 1 घंटे के लिए चलाते हो, मैंने कहा आपको कि 10,000 जूल कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और उसको आपने 1 आवर के लिए चलाया है। 1 आवर का मतलब आप ये कह लो 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड, क्योंकि टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है। या मैं ये कह रहा हूँ आपको 100 सेकेंड के लिए आपने चलाया, 100 सेकेंड के लिए आपने उसको चलाया, ठीक है, यानी कि 1 मिनट 40 सेकेंड। तो उसकी पावर कितनी होगी, तो बच्चों उसकी पावर होगी, तो कितनी पावर उसने यूज की है, उसने जो पावर यूज की है दैट इज 100 वॉट। कितनी पावर यूज की है बच्चों, 100 वॉट। कैसे निकाला हमने, ये सारे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एनर्जी कितनी यूज की है उसने, 10,000 जूल। कितने टाइम तक हमने उसको चलाया, रन किया, 100 सेकेंड। तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने कितनी पावर को जनरेट किया, कितनी पावर को यूज किया है, दैट इज 100 वॉट। उसकी पावर कितनी, 100। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है 60 वॉट, 100 वॉट, वो उसकी पावर होती है। तो पावर क्या होती है कि उसकी एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी है। तो ऐसा यूनिट होती है बच्चों जो पावर की, वो वॉट होती है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ जो एनर्जी होती है बच्चों, वो होती है आपकी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर मैं उसको मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाऊं तो बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ जो एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 1 कमर्शियल यूनिट। अब ये इस वैल्यू से ये वैल्यू जो 1 किलोवाट आवर, हाउ इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। चलिए आइए समझते हैं बच्चों। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, आपको पता होगा 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और 1 आवर में बच्चों कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कैसे, 1 आवर में बच्चों 60 मिनट होते हैं, राइट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो टोटल 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 सेकंड। और वॉट इंटू सेकंड, मैंने आपको अभी बताया था पावर इज इक्वल टू बच्चों एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। कैन आई से दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यस आई कैन से दैट। और पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, वॉट। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। और एनर्जी की यूनिट होती क्या है, जूल। यानी कि वॉट इंटू सेकंड को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, जूल। वॉट इंटू सेकंड को हम क्या कहते हैं, जूल। तो वॉट इंटू सेकंड, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जूल। अच्छा, अब आते हैं डेसिमल। जब भी आप राइट टू लेफ्ट डेसिमल को मूव करते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करके डेसिमल यहाँ है, तो उतनी पावर आपकी पॉजिटिव में चले जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁶ जूल। बच्चों यहाँ आके आपका ये चैप्टर खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। बहुत अच्छे से आपने सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, तभी आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो बस आपका होमवर्क अब यही है कि सारा चैप्टर आपने सारा ढंग से रिवाइज करना है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।